हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे होंगे। तो अब आपकी 12वीं क्लास है, वैसे बोर्ड की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं, बोर्ड के पेपर इस बार जल्दी है, 1 महीना जल्दी है, आपको पता भी होगा। डेट भी आ गई है, फरवरी से 5 मार्च तक आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अब कल आपका जो अर्धवार्षिक पेपर है, उसको हम प्रीवियस पेपर है ये कोई, उसको अलग अलग करवाएंगे। मतलब ये लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे अलग अलग पीडीएफ से लिए, कोई कोई क्वेश्चन 2023 के पेपर से लिया, कोई 2024-25 से अलग अलग छांटे। 25 का तो आप कल पेपर दोगे, तो अलग अलग पेपरों से क्वेश्चन उठाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोर्ड की दृष्टि आपके सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। कोर्स आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो जो आपको हल करवा देते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसा पेपर आएगा। और इस बार जो 12वीं और 10वीं पेपर आ रहे हैं, पिछले साल के बोर्ड के पैटर्न के आधार पर आ रहे हैं। उस हिसाब से आप तैयारी करना, पैटर्न आपके पास होगा, पिछले साल के पैटर्न के आधार पर ही आ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपको पता चल जाएगा किस लेसन से कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे, छोटे कौन से पार्ट से आएंगे। और छोटे क्वेश्चन उतने ही आ रहे हैं जितने बोर्ड में 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10वीं में 18 क्वेश्चन आए छोटे। उस हिसाब से आप तैयारी करना। अभी आपके पास टाइम है 10-12 घंटे का, साहित्य आपका सेकंड बारी में पेपर, तब तक आपके लिए टाइम है, तो आप तैयार करके जाना। इन क्वेश्चनों को विशेष रूप से तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए आपके सामने लेके आए हैं। ये देख लो, अर्धवार्षिक 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट लिखना, आगे लिखा नहीं है शायद, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग पेपर से छांटे, 22-23 और ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में पीडीएफ काट के लगाइए। क्यों? वैसे पीपीटी बनाए ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई क्लास। तो क्लास को ये लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। ये क्लास आपके लिए, दबा के लाइक करना और शेयर करना। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना हक तो हमारा भी है कि आप लाइक करो, क्लास को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपकी नई नई न्यूज़ मिलेगी। और बोर्ड के पेपर भी हम पिछले 5 सालों में पेपर, सारे पेपर आपको यहाँ हल करवाएंगे। सारे सब्जेक्टों में आपको यहाँ पेपर हल कराएंगे, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और बोर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट ही होते हैं, तो ये फायदा आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी, कि आपके पास न्यूज़ आएगी, नोटिफिकेशन आपको चालू कर रखना। तो इस चैनल पर जो भी चीज़ करवाई जाती है इंपॉर्टेंट ही करवाई जाती है, और ये खास बोर्ड कक्षाओं के लिए बड़ा चैनल है, इससे संबंधित सूचनाएं ज़्यादा डाली जाती है, तो आपको इसका फायदा उठाना है। तो ये अपने करते हैं हल। तो ये अपना हो गया, रसायन विज्ञान का पेपर है आपका। कृषि विज्ञान वाला ने, कृषि विज्ञान का तो वो अभी पेपर इतने इंपॉर्टेंट बच्चे कम है, और बाकी आप तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये साइंस वालों के लिए भी है, कृषि विज्ञान वालों का भी पेपर है। इतिहास का हमने पेपर क्लास अपलोड कर दी। कोई आर्ट वाला बच्चा आया तो आपके छोटा भाई है, तो उसको भी बोल देना क्लास अपलोड है, देख लेना। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी याद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको ये है सेक्शन नंबर है, ठीक है ना, सेक्शन नंबर है। आपको एक कंटिन्यू एकदम क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाकी बोल बोल के आपको बता दूंगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चालकता का असही मात्रक क्या है? चालकता का असही मात्रक क्या है? तो इसका है असम अनवर। तो ये देख लेना आपका इसका ये आंसर, दया नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व है, कौन सा है? ये रहा आपका अमन। कौन सा? अमन तत्व है। तो नेक्स्ट देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश दोनों की सुविधा दी है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चे हल कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले। तो बिल्कुल तैयार कर जाना, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों की सुविधा दे रहे हैं, कोई नहीं देता ऐसे पेपर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में टाइप करवाना, मेहनत बहुत लगती है भैया, कोई 1-2 घंटे में तैयार नहीं होता, 3-4 घंटे लगाए हमारे टाइप राइटर ने, तब ये पूरी पीपीटी आपके लिए तैयार हुई है। और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो ये बोर्ड में छपा कहीं के, या जो प्री बोर्ड बोर्ड जारी करता है, जो प्री बोर्ड का पेपर जो प्री होता है ना, उसको पेपर जारी करता है, उससे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। और जो अर्धवार्षिक के पेपर है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। इस दृष्टि आप हल करके जाना, बोर्ड के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, और अभी कल जो पेपर है उसके लिए तो है ही। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो FeCO5 में अफी की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है आपको, तो इसकी है O, क्या O। नेक्स्ट देखो, क्रोमाइट एस का रासायनिक सूत्र बताना आपको, तो क्रोमाइट ये रहा FeCr2O4, क्या है? FeCr2O4। नेक्स्ट देखो, एक मोल COCl3 डॉट, क्या यहाँ डॉट लगा आपको दिख रहा है? नहीं तो मैं बड़ा लगा देता हूं, ठीक है ना। 5NH3 विलयन में अधिक्य AgNO3 विलयन मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है, कितनी होती है? तो ये संख्या होती है आपकी 2। कितनी होती है? 2। नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है, हीमोग्लोबिन में ये तो अफी धातु है, कौन सा? लोहा। अब आयरन की मात्रा होती है हमारे, जिसके कारण हमारे शरीर में करंट
झटका लगता है। तो ये अपी धातु होती है। और यही हमारे भोजन, भूख लगती है ना, भूख इसी से लगती है, मुख्य कारण यही होता है। ठीक है ना, जब आप कमजोर महसूस करते हैं, भूख नहीं लगती, तब डॉक्टर हमें आयरन की गोलियां सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, उभयंती लिग्नेड है, इसमें से आपको बताना उभयंती लिग्नेड कौन सा है। तो ये है NO2। और ये देखो ये लाइन भी लगी, ये याद रखना, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं इसलिए रंगीन कर दिया इसको। नेक्स्ट देखो 8 नंबर देखो, मेडो स्वीट से प्राप्त यौगिक है। मेडो स्वीट से प्राप्त यौगिक कौन सा है? सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड। हाँ वैसे मेरे ये सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, लेकिन आज सर अनुपस्थित है इसलिए ये आपको पेपर में हल करवा रहा है। आंसर वही तैयार करके गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन सर आपके लिए ये पूरी पीपीटी तैयार करके गए हैं, वो उनको किसी कारण जयपुर जाना पड़ा तो वो आपको ये हल करवा नहीं सके, इसलिए मैं आपको ये हल करवा रहा हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से ये हल करवा सकूं। बाकी आपके साथ पीपीटी लगी है, कोई मेरे से त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और आप आराम से बढ़िया से इसको तैयार करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन है, तो IUPAC का नाम पूछा आपसे। IU किसका? IUPAC का नाम पूछा है। तो इसका है बेंजीन, एक डॉट है, यहाँ डॉट का निशान है 2, ये आपका पूरा नाम हो गया, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन है इसका, इंग्लिश वाले यहां से देख लेंगे। नेक्स्ट देखो 10th नंबर देखो, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बन की संस्करण अवस्था में परिवर्तन होता है। भाई क्या होता है इसमें, कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आपका है 80p² से 80p3, ठीक है ना। ये आप देख लेना। भाई केमिस्ट्री का थोड़े आतंकी है मेरे केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से हल करवा सकूं। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, ट्राइमेथिली एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था बतानी है आपको, कितनी होती है? ये रहा आपका आंसर, अब P3। नेक्स्ट देखो, जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय पारबल्य दर्शाने वाला यौगिक है, कौन सा यौगिक है जो क्षारीय पारबल्य दर्शाने वाला यौगिक कौन सा सर्वाधिक? तो इसका आपका आंसर है ये C2H5 होल स्क्वायर 2NH। नेक्स्ट देखो, हाँ भैया जल्दी जल्दी निकालेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखना। निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन है, कौन सा द्वितीयक एमीन है? तो इसका है ये आपका अन मेथिली एथेमीन। नेक्स्ट देखो, गोलिकाकार प्रोटीन है, गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा है? आपको बताना है कौन सा गोलिकाकार प्रोटीन। अगर दिखाई नहीं दे रहा, बाकी आपको दिख रहा होगा, लेकिन नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कौन सा? इंसुलिन। कौन सा होगा? इंसुलिन। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोस है, ग्लूकोस है, ग्लूकोस क्या है? तो ग्लूकोस क्या है? एक एल्डो हेक्सोस। क्या है ग्लूकोस? एक एल्डो हेक्सोस है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर ये पता होगा। दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा क्या है? लैक्टोस। क्या है? लैक्टोस। नेक्स्ट देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा सही आराम से, वैसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बॉल के साथ में बता रहा हूं आराम से। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखो, मोलरता की इकाई है, तो मोलरता की इकाई क्या है? तो ये रही आपकी, यहां से देख लेना, ठीक है ना। ये रही MOL IL ये क्या आप देख लेना इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हेनरी के नियम का गणितीय रूप है, हेनरी नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ये आपका हेनरी का गणितीय रूप, ठीक है ना, यहां से देख लेना। तो ये क्या, P बराबर KH डॉट है यहाँ, ठीक है ना। ये डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे, डॉट C। नेक्स्ट देखो, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। नेक्स्ट देखो, खाली स्थान दे रखा शुरू में, और एक्टिनोइड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लेथिनाइडर्स। क्या कहलाते हैं? लेथिनाइडस। नेक्स्ट देखो, K4 कोष्टक अपी कोष्टक, ये कोष्टक अंदर कोष्टक है, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। CN6 में समन्वय मंडल है, इसमें आपको समन्वय मंडल बताना कौन सा? तो इसका है अपी कोष्टक CnG4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेनेजिक एल्कोहलों में -OH समूह है,
संकरित कार्बन से बंधित होता है। कौन से होता है? तो ये रहा इसका आपका spo3 आइबोराइडिसिस, आइबोराइडिसिस। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट देखो, एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा एंजाइम है जिसके कारण एथेनॉल है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है? तो ये आपका रहा कौन सा? जाइमेज। कौन सा? जाइमेज। नेक्स्ट देखो, सोडियम बेंजोएट का उपयोग के रूप में होता है? किस रूप में होता है? तो ये रहा प्रेसरेटिव। प्रेसरेटिव किस रूप में होता है? प्रेसरेटिव के रूप में। बाकी आप देख लेना, ये केमिस्ट्री शब्द है, मेरे हो सकता है मेरे से त्रुटि हो, बहुत सारी हो, लेकिन आपको इसलिए पीडीएफ लगाई है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सर बाहर गए इसलिए मैं आपको ये हल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये तो सारों को पता होगा, 6ठी 7वीं क्लास अपने पढ़ते आ रहे हैं। तो कौन सी? विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए। नेक्स्ट देखो, आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम है? कौन सी? राइबोज। कौन सी? राइबोज, राइबोज। नेक्स्ट देखो, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, एक एक नंबर वाले, ठीक है ना, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, बाकी दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक मिनट को इसका थोड़ा बड़ा काट दो। हाँ अभी देखो पहला क्वेश्चन देखो, तीसरा पहला क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। अब खालिस्तान कंप्लीट हो गए। पहला देखो, संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर इसका सामने लिखा, ठीक है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता, उसे कौन सा कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे का, सोडियम अम्लगम विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के नाम लिखिए। बताओ। तो इसके देखो, आपके नंबर ऑफ डिवाइडेशन है, ये आधा नंबर का आधा नंबर, दोनों नाम लिखोगे ना तो आधा आधा मिलेगा। अगर किसी को एक आता तो भी लिख के आना, ठीक है ना। 12वीं में तो खासकर नंबर का डिवाइडेशन होता है, जितने भाग होते हैं ना उन सारों अलग अलग मिलते हैं। कईयों को एक आता है, एक नहीं आता तो पूरा ही छोड़ जाता है। ऐसा नहीं करना, आपको जितना आता है उतना लिख के आना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखो, ये विलय बराबर क्या है? सोडियम, विलायक बराबर क्या है? पारा। नेक्स्ट देखो, वेग, तो ये आपकी समीकरण दे रखी है, तो उपयुक्त वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि प्रकलित कीजिए। तो इसकी आपको ये जो समीकरण दे रही है, इसको हल करके आपको कुल कोटि प्रकलित बताना है आपको, ठीक है ना। इसका आंसर निकालना है। तो इसकी कितनी होगी? कुल कोटि होगी 3। ये आपका इसका आंसर है, कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनसी सोल में उपस्थित OCH3 समूह का निर्देशी प्रभाव लिखिए। तो आपको ये बताना, तो ओथो एवं एरा निर्देशक सक्रिय करने वाला, ये आपका इसका आंसर हो गया, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट देखो, फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक नाम लिखिए। तो बताओ इसका रासायनिक नाम। तो इसका आंसर ये रहा 2,4,6 टाइब्रो फिनोल, फिनोल यहां तक है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, NH, ये बराबर निशान NHCONH2 का रासायनिक नाम लिखना आपको। इसका क्या है? सेमी कार्बाजाइड। क्या है? सेमी कार्बाजाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बेंजीना डाई एंजोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। तो इसका आपको उत्पाद का नाम लिखना, तेरा पी हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन, ये आपका इसका नाम आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। तो आपको इसको बताना, तो इसका उदाहरण भी देख लो, एस्टर सुगंध व स्वाद दोनों में उपयोग परफ्यूम उद्योग, ठीक है ना। इसका उदाहरण है ये परफ्यूम उद्योग, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक एक नंबर वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन नंबर बी। कौन सा? सेक्शन नंबर बी, बड़े वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बाकी दिख रहा होगा आपको क्लियर, क्यों ये तो काफी बड़ा लिखा हुआ है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, गैस ए के 0.5 मोल तथा गैस बी के 4.5 मोल को मिश्रित करने पर बने विलयन में गैस ए के मोल अंश की गणना कीजिए। तो आपको इसकी गणना करनी है। तो देखो, गैस ए के मोल बराबर 0.5 और गैस बी के मोल 4.5 दिए गए हैं। किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल का
कुल मोलों के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है। अतः गैस ए का मोल अंश एक्स ए बराबर ये आपका पूरी अभिक्रिया दी हुई, कैसे आपको इसको हल करना आपने पढ़ा था, ठीक है। ये अभिक्रिया आप यहां से देख लेना। 0.1 है, इसका अर्थ है कि मिश्रण के कुल, ये क्या है, कुल कणों में से 10% कण गैस ए के हैं। ये रहा एक्स ए बराबर 0.1, ये आपका कोई निशान होगा केमिस्ट्री का तो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर 0.0 याद रखना, यहाँ 5 से पहले यहाँ 0 भी है। इसका ये देखो पॉइंट के बाद 5 सीधा आना और पॉइंट के बाद 0.5 आने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, इसका ध्यान रखना। मोल एथेनोइक अम्ल 250 ग्राम बेंजीन में घुलित है, विलयन की मोलता की गणना कीजिए। आपको इसकी गणना करनी है, तो इसका आंसर देखो, यहाँ 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल को 250 ग्राम बेंजीन में घोला गया और मोलालिटी को मोल सल्यूट विभाजित सोलवेंट के किग्रा से परिभाषित करते हैं। इसलिए पहले बेंजीन का भार किलो में बदले तो 250 ग्राम को आपको इसमें किलो में बदला तो 0.250 ग्राम अम्ल मोलालिटी, तो ये आपका सूत्र लगा के इसे इसको ज्ञात किया, ठीक है ना, 0.20। अंतः विलयन की मोलालिटी 0.20 अम है, उत्तर होगा इसका आंसर क्या है 0.20 अम। आंसर इतना छोटा सा है, लेकिन 2 नंबर आप इसको पूरा परिभाषित करना पड़ा होगा तो आप आराम से इसको परिभाषित कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लास को लाइक कर दो दबा के, लाइक इसमें कंजूसी मत करो, ये बटन आपके लिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, सभी लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहे। फटाफट लाइक कर दो क्लास को, सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना हक तो हमारा भी है कि आप लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो भैया, इसमें कंजूसी मत करो। तो नेक्स्ट देखो 6 नंबर देखो, डेनियल सेल को चित्रित कीजिए। आपकी डेनियल सेल है उसको चित्रित करना, मतलब उसका वर्णन करना है। तो देखो आंसर देखो, डेनियल सील एक क्लासिक गैल्वेनिक सेल है जिसमें जस्ता को कहते हैं जडन से अपने दर्शाते हैं। एनोड और तांबा को किसे सीयू से दर्शाते हैं। कैथोड के रूप में उपयोग होता है। सेल का विद्युत योजक के रूप इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपका जड एन कोष्टमास लिखा बराबर, ये आपका निशान को जड एन स्क्वायर प्लस ए क्यू, तो ये आपका डबल इसके आगे सी यू स्क्वायर प्लस ए क्यू सी यू एस, तो ये आपका इस मतलब लिखने का रूप है। आप आराम से लिख लोगे, ये केमिस्ट्री स्टूडेंट है तो। यहाँ एनोड पर जस्ता का ऑक्सीकरण होता है जड एन, तो इसका बराबर ये निशान बना हुआ है, तो जड एन स्क्वायर प्लस 2e और कैथोड पर तांबे का अपचयन होता है, तो सी यू स्क्वायर प्लस 2e सी यू दो अर्ध सेल के बीच एक स्लॉट ब्रिज या सेमी परम्बियल झिल्ली रहता है जो आयनों के प्रवाह से आयन संतुलन बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉनों का बाहरी सर्किट में प्रवाह जडन से सीयू की ओर होता है। कहां से होता है? जडन से सीयू की ओर होता है, ठीक है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार डेनियल सेल में प्रतिक्रिया स्वतः विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है और ये बैटरी या सेल्यूलर सिद्धांत समझाने का अच्छा उदाहरण है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.386 गुणा 10 की घात 14 S1 है और इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करनी है आपको, ठीक है ना। ये अभिक्रिया दे रखी है आपको, इसकी अर्धायु की आपको गणना करनी है। तो ये आपको पूरी गणना की हुई है, जितना मेरे को पता चलता है उतनी आपको गणना करके बता देता हूँ, बाकी आप इसको आराम से देख लेना, ठीक है ना। तो ये प्रथम क्रम अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र है T बराबर 1/2। तो इसका यहाँ IN2/K होता है, यहाँ K बराबर 1.386 गुणा 10 की स्क्वायर 14 ऐसा ही दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ सूत्र लगा के इसकी पूरी गणना की गई, तो आप यहाँ से इसको देख लेना, आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से इसकी गणना आप कर लेना। नेक्स्ट देखो 8 नंबर देखो, अंतराकाशी यौगिकों के कोई 3 भौतिक अभिलक्षण लिखने हैं। तो ये आपको बता देता हूं। पहला देखो कठोरता एवं भंगुरता,
ये आपका इसका पहला लक्षण है, ठीक है ना। तो इंटरस्टेशियल यौगिकों में छोटे गैर धात्विक परमाणु जैसे H, C, N धातु के क्रिस्टल के अंतरालों में समन्वित हो जाते हैं और इससे ठोस बहुत कठोर बनता है, परंतु वह अक्सर भंगुर भी होता है। 2 नंबर इसका पॉइंट देखो, उच्च घनत्व व गलनांक। उच्च घनत्व व गलनांक, इन यौगिकों में छोटे परंतु अधिक द्रव्यमान वाले अणु धातु के स्थानों में बढ़ जाने से घनत्व बढ़ जाता है तथा उनके गलनांक भी आम धातु की तुलना में अधिक होते हैं। नेक्स्ट देखो, धात्विक गुण बना रहता है। धात्विक गुण बना रहता है, इसके 3 पॉइंट पूछे थे, आपको तीनों बता दिए। तो हालांकि उनकी कुछ भौतिकाएं बदल जाती है, परंतु कई इंटरस्टिशियल कंपाउंड धात्विक चमक और विद्युत चालकता बनाए रखते हैं, क्योंकि मूल धातु के इलेक्ट्रॉनिक बैंड संरचना पर प्रभाव सीमित रहता है। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन, इसके 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करती है। तो ये आपका क्वेश्चन। भैया लाइक कर दो फटाफट, क्लास को लाइक में कंजूसी मत करो, दबा के क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइक कर दो भैया फटाफट, लाइक कर दो। तो इसका आंसर देखो, संक्रमण धातुओं में निम्न कारणों से उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। तो ये आपके कारण दिए है। पहला देखो, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो ये आपका पहला कारण है इसका, ठीक है। तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉन दे ले सकते हैं, जिससे अभिक्रिया के मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। दूसरा कारण देखो इसका, अधूरा कक्षक। अधूरा कक्षक अभिकारकों को सतह पर अवशोषित कर सक्रिय अवस्था में लाने में सहायक होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट देखो, सतही क्रिया। सतही क्रिया, इन धातुओं की सतह पर अभिकारक अणु आसानी से चिपकते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आसानी से चिपक जाते हैं, इससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन, Cl समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होने पर भी इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन में ऑर्थो या पैरा, आपका ये डैश लगा के दिया हुआ, पैरा निर्देशक क्यों है, तो आपको बताना है ये क्यों है। तो देखो इसका आंसर देखो, क्लोरीन समूह प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, ठीक है ना। ये क्लोरीन समूह है जो प्रभाव द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, परंतु इसके पास अकेले इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो रेंजोनेस द्वारा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। इसे रेंजोनोस प्रभाव +R, ठीक है ना, ये आपका निशान इससे दर्शाते हैं, के कारण ऑर्थो और पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन सघनता बढ़ती है। इसलिए Cl समूह ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है। तो आपको कारण पूछा गया, इस ये ऑर्थो पैरा निर्देशक किस कारण होता है, तो ये आपका कारण स्पष्ट है। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, फिनोल प्लस पतला प्लस ये आपको डैश देगा सांद्र HNO3 (OUPAC) नाम और रासायनिक सूत्र बताना। तो पहला देखो, पतला HNO3 के साथ, मतलब जो दो अभिक्रिया दे रखी है दोनों के साथ आपको इसका गणना करके बतानी है। तो पहला देखो, पतला HNO3 के साथ कैसा, मतलब कैसे अभिक्रिया करेगा। फिनोल का नाइट्रीकरण कर तथा पी नाइट्रीकरण बनते हैं और मुख्य उत्पाद पी नाइट्रोपोल है। रासायनिक सूत्र इसका C6H5NO3। तो ये आपका इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। 2 नंबर इसके सांद्र HNO3 के साथ, मतलब जब इसके साथ क्रिया हुई तो इसके ये सूत्र बन गया। इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वो देखते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल फिनोल को त्रिनाइट्रेट में परिवर्तित करता है। उत्पाद क्या बनता है, 2,4,6 पेक्रिक अम्ल। कौन सा, पेक्रिक अम्ल। इसमें बनता है ट्रिंटोप्रोनोल। कौन सा बनता है, ट्रिंटोप्रोनोल। रासायनिक सूत्र है इसका C6H2NO2 तो ये आपका इसका रासायनिक सूत्र हो गया। दोनों के साथ, मतलब दो आपको सूत्र दे रहे, दोनों साथ अलग अलग क्रिया करवाई तो उससे क्या उत्पाद बना, उसका रासायनिक सूत्र में क्या परिवर्तन आया, उसका आपके साथ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखो भैया, अब ये लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो दबा के, 1 मिनट लाइक कर दो फटाफट। बाकी कमेंट की तरफ मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, कमेंट तो मैं पढ़ता ही नहीं, आदत है। कुछ 5-4 नेगेटिव करेंगे, बाकी काफी अपने साथ जुड़े, जितने बच्चे जुड़े हैं सारे अच्छे बच्चे जुड़े हैं, जो अपने पढ़ाई से मतलब रखते हैं। कोई 5-4 तो होते ही हैं, वो अपवाद हर जगह मिलते हैं, आपको कहीं चले जाओ वो अपवाद मिलेंगे। बाकी पढ़ने वाले हैं ना, उसको पेपर मिलाना, वो गलतियों तरफ ध्यान नहीं देता,
उसको अच्छी चीज से मतलब होता है, वो अच्छी चीज को तरफ ध्यान देगा। और बाकी जिनको बुराई करने आदत होती है, कुछ आदत से मजबूर होते हैं, उनको बुराई ही दिखती है। वो आप में कमियां निकले आपसे कितने अच्छा हो, बाकी होने चाहिए 5-4 कमियां निकालने वाले, तभी आप महान बनोगे। तो नेक्स्ट देखो, एथेनॉल को 413 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनता है। मतलब यहाँ क्या बनता है, एक मतलब जो पदार्थ बनता है उसको बताना। 413 केल्विन पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनती है। क्या बनती है? एथीन बनती है भैया। ठीक है, तो उत्पाद देखो इसका एथीन। ठीक है, IUPAC नाम क्या है? एथीन। रासायनिक समीकरण देखो C2H5OH, तो बराबर क्या बनती है? CONC डॉट, यहाँ क्या लगा? डॉट H2SO4 बराबर, यहाँ देखो 413 केल्विन C2H4 प्लस H2O। नेक्स्ट भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रोमोबेंजीन प्लस NaOH गर्म, और 2 नंबर देखो H प्लस B। तो इसको मतलब आप अभिक्रिया दे रहे कि इसको गर्म करने पर क्या प्रक्रिया होगी, तो देखो ए नंबर देखो, ब्रोमो बेंजीन के साथ देखो, जब ब्रोमो बेंजीन को NaOH के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? फिनोल बनता है। ये आपका उत्पाद बनता है। क्या बनता है? ये आपका उत्पाद बनता है। ठीक है ना, ये आपका उत्पाद बनता है। नेक्स्ट देखो, इसका बी नंबर के साथ जब क्रिया करेंगे, फिनोल। फिनोल रासायनिक सूत्र देखो C6H5OH, तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया 14 नंबर देखो, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य की अमोनियम के साथ तुलना कीजिए। तो ये आपका अमोनियम NH3, अमोनियम किस दर्शाता है अपने? NH3। एनिलीन C6H5NH2 से अधिक क्षारीय होती है। कारण बताना इसको भाई, क्यों होती है, इस कारण क्यों बढ़ा, इसमें आपको कारण भी बताना पड़ेगा और थोड़ा वर्णन तो करना ही पड़ेगा, क्यों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर के अकॉर्डिंग आपको वर्णन आंसर देना। ठीक है ना, नंबर के अकॉर्डिंग देना, कई तो पूरा पेज भर के आते हैं, कई कम भी लिख देना, अपना पूरा पूरा लिखना नंबर के अकॉर्डिंग। 2 नंबर का तो आपको कम से कम 4 या 6 लाइनों में वर्णन करना होता है। तो इसका देखो कारण देखो, पहला कारण देखो रेंजोनेस प्रभाव। आपका ये कोई पढ़ाया होगा आपको, तो रेंजोनेस प्रभाव क्या होता है, सीधा शॉर्टकट आप 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेंजोनेस प्रभाव को बताइए। तो आपको छोटे क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना क्लास को, जितना ध्यान से देखो उतने आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो इसको रेंजोनेस प्रभाव क्या है। एनिलीन में NH2 समूह का अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के साथ रेंजोनेस में भाग लेता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन H+ ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है, क्षारीयता कम। क्या क्षारीयता कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अमोनिया में इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानीकृत रहता है, रेंजोनेस में भाग नहीं लेता। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब पूरा वर्णन किया गया किस कारण से वो ऊपर जो क्रिया दी है वो किस कारण से होती है। इसका देखो, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, क्षारीयता अधिक। ठीक है, ये आपकी 1 नंबर थी, ये 2 नंबर अमोनिया में इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये आपके दोनों क्रिया आपको बता दी। निष्कर्ष क्या निकलता है देखो, NH3 C6H5NHO2 एनिलीन, अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय है। कौन सा अमोनिया है वो एनिलीन से इससे अधिक क्षारीय होता है। इसका ये निष्कर्ष निकलता है। जो इतनी अभिक्रिया अपनों की, इसका ये निष्कर्ष निकला। इतनी अभिक्रिया इतनी बड़ी और निष्कर्ष इतना, तो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट देखो ये देखो ये 15 नंबर क्वेश्चन देखो आप, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को चित्रित कीजिए। ये डीएनए है ना, इसका एक क्वेश्चन से कैसे पूछ लेता है, अद्वार्षिक हो चाहे बोल्ड हो, इसका एक क्वेश्चन पूछ लेता, चाहे 10वीं हो 9वीं हो, एक क्वेश्चन इसका पक्का आता ही आता है। तो इसको मतलब बढ़िया तैयार करके जाना, आपको पूरा लेसन लगता होगा इस पे। इसका एक क्वेश्चन 100% पूछता है, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई क्लास हो। 9वीं से ऊपर तो इसका एक क्वेश्चन कैसे भी पूछे, वो लैंग्वेज चेंज करके पूछे, इसका क्या क्वेश्चन फिक्स है, पूछता है। ये आपका मतलब जो क्रिया है आपकी दे रखी है भैया, इसका आप यहाँ से देख लेना, आपको क्लियर दिखाई दे रही है। अब देखो डीएनए डबल हेलिक्स के मुख्य बिंदु, इसके मतलब जो ये आपकी क्रिया है, तो नीचे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का एक सरल आरेख दिया गया है। तो ये डबल हेलिक्स है जो इसका आपको मतलब द्विकुंडलित है, जो इसका ये चित्र दिया गया मतलब किस कारण से बनता है। अब इसके मुख्य बिंदु देखना ना भाई आ जाओ। तो पहला बिंदु देखो भैया, ये 2 पूरक स्ट्रैंड से बनी होती है, इससे 2 पूरक स्ट्रैंड से बनी होती है। नेक्स्ट बिंदु देखो, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आधार युग्म, इसके आधार क्या होता है, A = T, 2 हाइड्रोजन
बॉन्ड, ठीक है। और नेक्स्ट देखो G बराबर C, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। सुगर, नेक्स्ट पॉइंट देखो 4 नंबर, सुगर फास्फेट बैकबोन बाहरी तरफ होता है और नाइट्रोजनी क्षार भीतर होता है, ठीक है ना। तो ये सुगर फास्फेट बैकबोन है, ये तो बाहर की तरफ होता है, और जो ये नाइट्रोजन क्षार है ये भीतर की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, हाँ भैया लाइक कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। कमेंट में पढ़ता ही नहीं भैया, बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, कमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता, कमेंट पढ़ता ही नहीं। तो आप नेक्स्ट देखो, अपने पढ़ाई से मतलब है, फटाफट हल करना, ज्यादा क्लास लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बच्चों का पेपर भी हल हो जाना। इसी तरह मैं पढ़ाता हूँ, इसी तरह मेरा ये तरह पेपर सोल्व करवाता हूँ, यही तरीका मेरा। कमेंट की तरफ मैं देखता ही नहीं, कमेंट बंद करके रखता हूँ बिल्कुल ही। तो 16 पहला पॉइंट देखो, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। और इसका दूसरा पॉइंट है सदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। आपको 2 पॉइंट दे रखा, बड़ा क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट में पूछेगा, आपको 2 पॉइंट अलग अलग जगह से उठा के आपको एक बड़ा आंसर बनाना है, ठीक है। तो पहला देखो भाई, इसका पहला पॉइंट देखो, अभिक्रिया क्रम की परिभाषा देनी है आपको। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर जितनी घात के रूप में निर्भर करते हैं, उन घातों का योग ही अभिक्रिया का क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का क्रम कहलाता है। नेक्स्ट देखो, ये केवल प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। आप नेक्स्ट देखो, छंद प्रथम कम अभिक्रिया, छंदम प्रथम अभिक्रिया आपका ये 2 नंबर पॉइंट इसका आंसर है, ठीक है ना। ये भैया यहां से देख लेना, जब कोई द्वितीय क्रम की अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता बहुत अधिक और लगभग स्थिर मानी जाए, तब अभिक्रिया प्रभावी रूप से प्रथम क्रम में जैसी दिखाई देती है, उसे छंदम प्रथम क्रम अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण देखो भाई, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो ये आपकी पूरी अभिक्रिया CH3 COOH5 प्लस H2O, तो बराबर इसका उत्पाद बना CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये आपकी इसकी पूरी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। यहाँ तक ये अभिक्रिया दे रहे, उसके बाद ये बराबर में आपका क्या उत्पाद बनता है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ से, ठीक है। ये इतनी अभिक्रिया, इसको अभिक्रिया कराई थी, इसके बाद में ये इसका उत्पाद बनके तैयार हुआ। मूल रूप से द्वितीय क्रम की अभिक्रिया, परंतु जल की मात्रा अत्यधिक होने के कारण उसकी सांद्रता स्थिर रहती है, ठीक है ना। जल की मात्रा अधिक होने का उसकी सांद्रता स्थिर हो जाती है, अतः अभिक्रिया प्रथम क्रम की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट देखो भैया, ये आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन था भैया, अपने जो हल करके आए ना, उसके अथवा में आपको अथवा मिलते हैं बड़े क्वेश्चन। तो ये आपका इसको अथवा वाला क्वेश्चन है, आप जो अच्छा लगे वो करके चले जाना। अब 4 क्वेश्चन देखो, 16 में 4 क्वेश्चन हो गए, इसको छोटे रूप में भी पूछ सकता है। अब 16 में पॉइंट बना के 4 क्वेश्चन आप कह लोगे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए, तो इसको 2 नंबर का भी पूछ सकता है, इसीलिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल करके चले जाना। तो आप क्या सोचते हैं कि ये प्रीवियस पेपर है, कौन सा आता है, ऐसे नहीं करने क्यों। अब देखो 16 में आपके 4 क्वेश्चन हो गए, चारों में से एक तो आएगा, आ ही जाता है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग PDF से काट के जो अलग अलग पेपर उनसे बनाए गए, ठीक है ना, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन देखो, इसका अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। पहले आपको देखो, अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा है, ये देखो, किसी मूलभूत अभिक्रिया से टकराने वाले अभिकारक कणों, अणु, आयन, परमाणु की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये कभी भिन्नांक या शून्य नहीं होती। इसका भैया सेकंड नंबर पॉइंट देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रियण ऊर्जा की भूमिका बतानी है आपको, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें सक्रियण जो ऊर्जा होती है ना, सक्रिय ऊर्जा, उसकी आपको भूमिका बतानी, मतलब उसकी क्या भूमिका होती है। तो देखो, सक्रियण ऊर्जा का अभिक्रिया की संभावना में महत्व बताना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट देखो, पॉइंट मतलब आंसर देना ना, ऐसे ही देना भैया, चाहे आप बोर्ड में लिखे हो, तो कॉपी को जितना अच्छा सजाओगे, जितना अच्छा आंसर देगा ना, उतना ही बढ़िया आपको नंबर देता है। इतनी खूबसूरत कॉपी अच्छे से सजाना, तो मतलब एग्जामिनर को आकर्षित करे, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे तो आकर्षित नहीं, कॉपी आप फूल चित्र बना के आ जाओ, ऐसे कोई आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ आंसर भी लिखने हैं और अच्छे से लिखने हैं। इसको बढ़िया अंडरलाइन करके बढ़िया यहाँ से शुरू करना है, ऐसे बढ़िया तैयार करके लिखना। तो देखो, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारकों को निश्चित न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, और जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। पहला पॉइंट देखो, यदि E कम हो, अभिक्रिया तेजी से और आसानी से होती है। नेक्स्ट देखो, यदि E अधिक हो, अभिक्रिया धीमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का
घटा सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, इसलिए अभिक्रिया तेजी से होती है। नेक्स्ट देखो भैया 17 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखो, संयोजकता अवबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल CO वोल्टवाइज NH 3 6 कोष्टक के बाहर 6 लिखा, प्लस आपको ऊपर यहाँ लगाए वोल्टवाइज की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति को समझाना, ठीक है। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स की समन्वय संख्या 6 होने के कारण इसकी ज्यामिति अष्टफलीय होती है। CO3 CO की स्क्वायर मतलब ये आपका जो भी मेरे पता नहीं इसका क्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D6 होता है। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को करता है। परिणाम स्वरूप इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी नहीं रहता और यह कॉम्प्लेक्स डायनोमैग्नेटिक अचुंबकीय होता है। यह आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है ना। संयोजकता अबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति को समझाइए। तो ये इसका आंसर है शायद ना। आइए भाई ये बीच में जब पेज सिद्धांत और संकुल की ज्यामिति और चुंबकीय को समझाइए, दोनों एक ही क्वेश्चन है शायद। इसका क्वेश्चन देख लेना भाई, ये अलग अलग है या साथ में आने अभिक्रिया, अच्छा ठीक है। इसकी अभिक्रिया यहाँ चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ देखो CO6 ये अभिक्रिया यहाँ चेंज है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में यहाँ चेंजमेंट है, यहाँ से देख लेना। ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। इसकी पहली देखो ऑक्सीडेशन अवस्था व इलेक्ट्रॉन विन्यास। अच्छा ठीक है, ये आपके पॉइंट दे रखे हैं भैया, ठीक है ना। एक नंबर जो 16 में दे रखे थे वैसे पॉइंट है, तो आप इसका आंसर देख लो। ऑक्सीडेशन अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कुल चार्ज है x प्लस 6 माइनस होल स्क्वायर मतलब कोष्टक के अंदर -1 बराबर -3 बराबर x बराबर प्लस अंत CO 3 धनात्मक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये धनात्मक मतलब धनात्मक ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसका निशान होता है। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका इसका निशान है 3rd D धनात्मक 6 है। 2 नंबर देखो ज्यामिति, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री। समन्वय संख्या 6 ज्यामिति अष्टफलीय होगी, इसलिए CO6 कितने तीरी माइनस होगा का रूप ऑर्थोडल है। तीसरा देखो लिंगेंड प्रभाव और चुंबकत्व अब ये माइनस में, ठीक है ना। एक वीक फील्ड लिगांड है, अतः ये एक डी इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं करता, हाई स्पेन D6 बनता है। हाई स्पेन 6 का ऑक्टोहेड्रल विन्यास लगभग ये आपके गिरे यहाँ से देख लेना भैया होगा, जिसमें 4 इनपीरियड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अतः ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट देखो चुंबकीय क्षण, तो ये आपकी पूरी अभिक्रिया n बराबर 4 अनपीरियड इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन ओनली चुंबकीय पल, तो ये आपको इसका वर्णन किया गया, यहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट देखो 18 नंबर समझाइए। आप इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं भैया, अभी क्वेश्चन तो इसको 1 पॉइंट देके यहाँ से भी 2 नंबर वाला पूछ सकता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट ही है 3 क्वेश्चन। छोटा भी तो पूछ सकता है, कोई जरूरी थोड़ा ऐसे ऐसा पूछा है, बदल के भी पूछ सकता है, और जो छोटे वाले थे उसको बड़े रूप में पूछ सकता है, तो तैयार करके जाना भैया। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें समावेयी एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ कवंतनाक कम हो जाते हैं, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं अपने पहले। समावेयी एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ कवंतनाक कम हो जाते हैं, कारण एल्केनों में जब शाखाएं बढ़ती हैं तो अणु का आकार अधिक गोल कॉम्पैक्ट हो जाता है, इससे अणुओं के बीच वैन डर वाल्स बल कम हो जाता है, ठीक है, और अणुओं के बीच आकर्षण कमजोर होता है, इसलिए कवंतनाक घट जाता है। तो ये आपका रीजन था, मतलब किस कारण से ये घट जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेना, यहाँ भी लिखा ही है। समयावी डाइएल्क्लो डेरिवेटिवों के P ये माइनस ऋणात्मक क्या होगा ऋणात्मक
समावयी का गलनांक O माइनस और M माइनस समवियों की तुलना में अधिक होता है। कारण क्या है? पारा समवायी में अणु सीमित होते हैं, सममित होते हैं, संरचना अधिक नियमित होती है, ठोस अवस्था में अणु आसानी से संगत रूप से पैक हो जाते हैं। इस कारण पी समावयी का गलनांक सबसे अधिक होता है, जबकि O माइनस यानी मतलब ऋणात्मक तथा M ऋणात्मक समावयी का कम सम्मित होने से उनका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट ये आपका इसका तीसरा पॉइंट जो 18 नंबर क्वेश्चन था, इसका तीसरा पॉइंट, किसी ध्रुवण द्रवण का रेशमिक मिश्रण सदैव ध्रुवण अचूर्णक होता है। कारण क्या है रेशमिक मिश्रण में? तो पहला पॉइंट देखो, दोनों अपसारी समावयी डी और अल या प्लस ऋणात्मक समान मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखो, दोनों की घूर्णन फिर अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए वे एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं और कुल घूर्णन शून्य हो जाता है। इस कारण से रेशनिक मिश्रण ध्रुवण अचूर्णक होता है। यह आपका अथ वाला क्वेश्चन। ये देखो आपको पहला क्वेश्चन इसका अथ वाला, ठीक है ना, ब्रोमेंजीन सोडियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन, तो इसकी अभिक्रिया दी रखी है, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, तो इसकी अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट देखो क्लोरोमेथन से एथिन, तो इसकी आपकी अभिक्रिया दे रखी, इसमें कोई समझाने वाली चीज है नहीं, जो पढ़ के आपको बताऊं, सीधी अभिक्रिया दे रखी है, आप बना लेना, आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो निबंधात्मक प्रश्न, तो बड़े क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो गए, मतलब जो 5 नंबर के आते हैं ऐसे आगे आते हैं। तो अब करवा रहे हैं आपको सर, 1 मिनट को, मेरा थोड़ा काम था क्या आना, तो ये भैया आपको करवा दें। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है आपके, हाल चाल है आपके, और बताओ आपको कैसा लगा? कल पेपर आएगा, ये हूबहू ही छपेगा आपके। 18 नंबर तक करवा दिया सर ने ना, चलो 19वां मैं करवाता हूँ, निबंधात्मक चालू हो गए। ये 19वें का पहला है निबंधात्मक, जो 4-4 नंबर के आएंगे, ये दो भागों में होगा, 2-2 नंबर का आएगा, दोनों 2-2 नंबर के, 2-2 प्लस के हो गए। उन्नीसवें का पहला क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का वर्णन कीजिए। ये 19वें का पहला है, हमने पहले मेहनत करके बना लिए, उत्तर भी बना दिए इसके। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का वर्णन कीजिए। ये होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव 00 वाट वोल्ट माना जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार है। संरचना, यह एक कांच की नाली में भरे एक अम्च धनायन आयन HCl या H2SO4 का 1 मोलर विलयन में डूबे प्लेटिनम पत्थर से बना होता है। प्लेटिनम पत्थर पर प्लेटिनम का काला लेप चढ़ा होता है, जो हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करने में सहायक होता है। इलेक्ट्रोड पर एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस H2 को लगातार बुलबुलों के रूप में प्रवाहित किया जाता है। प्लेटिनम सतह पर एक अभिक्रिया होती है, ये आपकी अभिक्रिया है, ये देख लेना। 19वें का दूसरा, शुष्क सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया बताइए। एनोड पर जिंक का ऑक्साइड होता है, Zn आगे होगा Zn2 धनायन धन 2e 2 इलेक्ट्रॉनिक माइनस का हो जाता है निशान। कैथोड अमन O2 आधारित होता है। कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। 2MnO4 प्लस 2NH धनायन 4 प्लस 2e ऋणायन, ये सूत्र है। Mn2O3 धन 2NH3 प्लस H2O।
आगे चलते हैं। ये अथवा में है, अथवा वाला क्वेश्चन है 19वें का। जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संरक्षण कैसे होता है, वर्णन कीजिए। जल एवं, इसे जंगलंघना कहते हैं। इसके आवश्यक परिस्थितियां ये होती है, जल H2O, वायु या ऑक्सीजन, O2, इलेक्ट्रोलाइट, घुले नमक आदि। प्रक्रिया, लोहे की सतह पर जल की पतली परत बन जाती है, ऑक्सीजन जल में घुलकर इलेक्ट्रोलाइट बनाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, रासायनिक संयोजन। आप याद कर लो, सुबह पेपर में आ जाएगा, 50% से ज्यादा आएगा। जिसने कुछ याद नहीं किया है वो भी अच्छे नंबर लेके आ सकता है। ये वार्षिक आधारित है, वार्षिक पेपर होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम, उस पर आधारित है आपके। 19वें का दो, मरकरी सेल में एनोड कैथोड अभिक्रिया, एनोड कैथोड की अभिक्रिया, ये सूत्र दिया हुआ है, याद कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया क्या? मैं साइड हो जाता हूं। 20वें का, लाल चिंटी के डंक में उपस्थित अम्ल INPS, एनपीएस का नाम लिखिए, INPS का नाम ये। और दूसरा, केनिजारो विक्रिया को उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तीसरा क्वेश्चन ये है, CH3COONA, इस अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र। 20वें का पहला, लाल चिंटी गैस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोजन का नाम। लाल चिंटी में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल ऑक्सीलेशन अम्ल होता है, इसका नाम होता है एंथोडिक एसिड, एंथोडियोसक अम्ल, ड्यूइक अम्ल। 20वें का दूसरा, केनिजारो अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। अभिक्रिया, एक एल्डिहाइड का, एक ही एल्डिहाइड का अपचयन होकर एल्कोहल बनाता है, ऑक्सीकरण होकर अम्ल बनाता है। अभिक्रिया रट लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, याद कर लो, यही पेपर आएगा कल सुबह। बीसवें का तीसरा, यह डीबॉक्सिलेशन अभिक्रिया है, उत्पादन CH4 मीथेन, रासायनिक अपक्रम। कंप्लीट हो गया? ये आपके 56 नंबर का क्वेश्चन पूरा होता है। 56 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर, 56 नंबर का आएगा आपका केमिस्ट्री का। 56 में से आपके लगभग इसमें से 30+ नंबर आ जाएंगे, ये अगर याद कर लोगे तो। आप 56 में से 30 नंबर है, केवल यही पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में भी पास हो सकते हो केमिस्ट्री के। ओके, ऑल द बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। भाइयों इतनी मेहनत करी है, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, और नहीं की तो कम काम है। थारे लिए आज स्लाइड बनाई है, PDF PTT बनाई, इतनी मेहनत करी, क्वेश्चन लेकर आया, उत्तर लेकर आया, उत्तर लिखा भी है सागे, ठीक है।